नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का हिंदी की उत्सव सीरीज में, जहां आपको हिंदी का प्रत्येक टॉपिक उसकी पूरी थ्योरी के साथ यहां पर मिलने वाला है। कल हम लोगों ने अपने वर्णमाला टॉपिक को स्टार्ट किया था, वर्णमाला चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था और स्वरों के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि स्वर क्या होते हैं, स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, स्वरों का उच्चारण स्थान कितना होता है, ये सब बातें हम लोग कल की क्लास में कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और पसंद भी आया होगा। आज हम जो बात करने हैं वो वर्णमाला के सेकंड पार्ट की ही करने वाले हैं, वर्णमाला के दूसरे पार्ट या दूसरे भाग की बात करने वाले हैं और आज हम व्यंजनों के बारे में जानेंगे। तो देखिएगा, व्यंजनों के बारे में जानेंगे यानी हमारा जो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है वो मेन टॉपिक हमारा व्यंजन रहने वाला है कि वर्णमाला में व्यंजनों की स्थिति क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आपसे ये तैयार होता है, आपसे पूछता है कि व्यंजन कहा किसे जाता है, व्यंजन होता क्या है। तो देखिएगा, यहां पर मूल व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाती है तो मूल व्यंजनों की संख्या आपको कितना बताना है, 33 बताना है। सबसे पहले आपसे यह भी पूछ सकता है, यहां पर व्यंजन की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई तो मैं लिख देता हूं कि देखो व्यंजन कहा किसे आता है। तो आपको बताना है कि ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। या इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी आप दे सकते हो, आप ये कह सकते हो कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले नहीं जा सकते उन्हीं को व्यंजन कहा जाता है। अब यहां पर व्यंजनों में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्यंजनों की मूल संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की मूल संख्या आपको क्या बताना है कि मूल संख्या इनकी 33 होती है। जैसे देखो, स्वरों की मूल संख्या क्या थी, तो स्वरों की मूल संख्या कल ही मैंने आपको बताई थी कि स्वरों की मूल संख्या 4 होती है। तो इसी तरीके से व्यंजनों की मूल संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की मूल संख्या आपको 33 बतानी है। क्लियर है? चलिए, इसमें आपके स्पर्श व्यंजनों को रखा जाता है, इसमें अंतःस्थ व्यंजनों को रखा जाता है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों को शामिल किया जाता है। होते क्या है, एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग स्पर्श व्यंजनों के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजनों के बारे में जानेंगे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्पर्श व्यंजन क्या है। तो देखो, स्पर्श का अर्थ क्या होता है? स्पर्श का अर्थ होता है छूना। मतलब ऐसे वर्ण या ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय हवा या वायु मुख के किसी विशेष स्थान को छूकर बाहर निकलती है, उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हुआ करती है। कितनी होती है? तो आपको याद रखना है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है ये आपके 25 हुआ करती है। ठीक है यहां तक? अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब इन 25 में किस किस को रखा जाएगा? तो देखिएगा, यहां पर 5 वर्ग बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, पा वर्ग होता है और फिर इनमें 5 वर्ण होते हैं कि का खा गा गा अणा, है ना, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा अणा। इस तरीके से 5 वर्ण होते हैं और सभी को अगर काउंट कर दोगे तो कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। अब यहां पर क्वेश्चन आता है, जैसे आपसे कहेगा कि का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। मैंने कल भी आपको बताया था कि भैया हमारे मुख में 5 स्थान हैं जिनका प्रयोग हम लोग बोलने के लिए करते हैं। सबसे आगे की तरफ ये होते हैं आपके ओठ। ओठों के पीछे की तरफ जाओगे तो आ जाते हैं आपके दांत या दंत। दंत या दांत के पीछे जाते हो तो आपके मुंह की ऊपर वाली छत, जहां पर दांत सटे हुए हैं तो मुंह की ऊपर वाली छत जो है उसको क्या बोल देते हैं हम? मूर्धा। मूर्धा के पीछे की तरफ चलोगे, जहां मुंह खत्म होता है और गला प्रारंभ होता है, ऊपर वाली छत, उसको कहते हैं तालु। और सबसे नीचे की तरफ यहां पर ये होता है आपका कंठ। तो भैया यहां पर 5 स्थान है जिनका प्रयोग हम बोलने में करते हैं। आपको याद रखना है, सबसे पहला वर्ग का वर्ग होता है, फिर चा वर्ग होता है, फिर टा वर्ग होता है, फिर ता वर्ग होता है, फिर पा वर्ग होता है। इनका क्रम आपको याद रखना है और क्या करना है, जो मैंने आपको उच्चारण स्थान बताए हैं इन उच्चारण स्थानों को पीछे से आगे की तरफ क्रम में लगा दीजिए। मतलब
का वर्ग कहां से बोला जाएगा, तो आप बताइए कंठ से। मतलब चाहे कोई भी हो, इन पांचों में से कोई भी कहां से बोला जाएगा, कंठ से बोला जाएगा। चा वर्ग कहां से बोला जाता है, तो देखो चा, ये इतने भी चा छा जा झा या, इनमें से अगर कोई है तो ये कहां से बोला जाता है, ये तालु से। तालु के आगे की तरफ चलो तो क्या पड़ेगा, मूर्धा, यानी टा वर्ग टा ठा डा ढा डा, ये कहां से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। मूर्धा के आगे की तरफ चलोगे तो क्या पढ़ेंगे, दांत दंत, तो यहां पर ता वर्ग ता था दा धा ना, कहां से बोला जाता है, दांत दंत से बोला जाता है। और पा वर्ग की बात करें, पाफा बाबा मां, ये कहां से बोला जाता है, तो ये ओष्ठ से बोला जाता है। तो भाई इन पांचों का, इनके सबके उच्चारण स्थान याद करने में अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपसे अगर पूछा जाता है कि गा का उच्चारण स्थान क्या है, तो बस इतना याद करो कि गा किस वर्ग में आता है, का वर्ग में आता है। का वर्ग कहां से बोला जाता है, कंठ से। अब इसके बाद देखिएगा, इनमें आपको देखिए पढ़ने का तरीका समझिए। जैसे पढ़ते हैं ना, बचपन में पढ़ते थे क ख ग घ, पढ़ते हैं ना क ख ग घ, हम देख रहे हैं का को थोड़ा धीरे से बोला गया, खा को थोड़ा उठाकर बोला गया। तो यहां पर भैया अप एंड डाउन दिखाई दे रहे हैं, है ना। अल्प प्राण और महाप्राण, प्राण का मतलब क्या होता है, वायु। मैंने कहा वायु का कम प्रयोग किया जाए तो अल्प प्राण, अधिक प्रयोग किया जाए तो महाप्राण। तो यहां पर पहले पर अल्प प्राण हो जाएगा, फिर दूसरा महाप्राण, फिर तीसरा अल्प प्राण, फिर चौथा महाप्राण और फिर पांचवा अल्प प्राण। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्प प्राण कौन कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो अल्प प्राण में याद रखिएगा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये आपके अल्प प्राण होते हैं, और बाकी बचे दूसरा और चौथा वर्ण ये कैसे हो जाते हैं, ये महाप्राण हो जाते हैं। इसके बाद एक पॉइंट बचता है अघोष और एक बचता है सघोष का, है ना। अघोष और सघोष का मतलब क्या है, तो देखो ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए घोषत्व तो करना पड़ता है, ठीक है, मतलब जहां पर आपकी आवाज जो है वो थोड़ी घिसती हुई बाहर की तरफ आती है, तो अगर घोषत्व तो करना पड़े तो वो हो जाता है सघोष, और अगर घोषत्व तो ना करना पड़े तो वो हो जाता है अघोष। तो याद रखिएगा कि पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो होते हैं अघोष, और बाकी के बच्चे तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये कैसे हो जाते हैं, आपके सघोष हो जाते हैं। तो देखो इनमें से इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा अघोष है, कौन सा सघोष है। इसके अलावा पंचम वर्ण ये जो है आपके पांचवें वर्ण, इनको आपको याद रखना है, इनको पंचमाक्षर भी कहा जाता है। भाई इतने क्वेश्चन यहां से तैयार हो जाते हैं, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं, अगले प्रकार की तरफ चलते हैं। अगला प्रकार आपके व्यंजनों का वो है भैया बहुत इंपॉर्टेंट, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, और एक होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, है ना। यहां पर देखिए अंतःस्थ की अगर मैं बात करूं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द है अंतः और एक शब्द है स्थ। अंतः का मतलब क्या होता है, तो बीच, और स्थ का मतलब क्या होता है, स्थान। मतलब क्या हुआ कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्थान कभी कभी स्वर की भांति कभी कभी व्यंजन की भांति होती है, अर्थात जिनका उच्चारण स्थान बीच में स्थित होता है, उनको क्या कहा जाता है, अंतःस्थ कहा जाता है। अंतःस्थ व्यंजन चार होते हैं, या, रा, ला और वा, ठीक है। इसके अलावा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन क्या है, तो देखिए ऊष्म या संघर्षी का मतलब क्या होता है, तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय मुख के किसी विशेष भाग में घर्षण उत्पन्न होता है, या ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्म उत्पन्न होता है, तो उन व्यंजनों को ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा गया है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत तीनों प्रकार के शा जाते हैं, मतलब सीटी वाला शा, षटकोण वाला शा, सेब वाला सा और हा, ठीक है। तो ये भी चार हो गए और ये भी चार हो गए। अब यहां पर देखिएगा इनका उच्चारण स्थान एग्जाम में पूछता है, तो देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया या का उच्चारण स्थान क्या है, वैसे देखो इसे याद करने की एक ट्रिक भी मैंने आपको बनाई है, अगर आप लोगों को देखो समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, वरना फिर आपके लिए डायरेक्ट है ही कि डायरेक्ट आप याद कर सकते हो। आप क्या करेंगे, इसी तरीके से इस टेबल को बना लीजिए, इधर अंतःस्थ व्यंजन चारों लिख दीजिए और इधर आप ऊष्म या संघर्षी लिख दीजिए। मैं एक अलग पेज ले लेता हूं, वहां पर मुझे समझाना ज्यादा आसान होगा। एक तरफ अंतःस्थ व्यंजन मैंने लिख दिए यारा लावा, और एक तरफ मैंने आपके ऊष्म या संघर्षी व्यंजन लिख दिए सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सपेरे वाला सा और आपका हा,
ठीक है भाई, इनका क्रम यही रखना, क्रम चेंज मत करना वरना फिर ट्रिक काम नहीं करेगी। अब इनका उच्चारण स्थान आपको याद करना है, तो बिल्कुल अंतिम वाले से स्टार्ट कर दूं। अंतिम में क्या है, हा है, तो भैया ये हा बोला जाता है। सबसे पीछे का स्थान क्या है, कंठ है ना, है ना, तो ये बोला जाता है, आपको याद रखना है, ये कंठ के भी नीचे से बोला जाता है। और कंठ के नीचे जो जगह है उस जगह को क्या कहा जाता है, उसे स्वर यंत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, स्वर यंत्र कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर कंठ के ऊपर की तरफ चलें तो कंठ के ऊपर दूसरा स्थान क्या पड़ेगा, अभी बताया था मैंने, तालु पड़ेगा ना, है ना। तो आपको क्या करना है, यहां से डायरेक्टली आपको जंप करके यहां से आपको बिल्कुल पहले पर आ जाना है। यहां पर याद रखिएगा ये जो या है ये तालु से बोला जाता है, तो तालव्य वर्ण भी कहलाता है। पहला तालु हो गया, अब तालु के आगे की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर पहले वाले को पहले के साथ मैच कर दो, और सीटी वाला साफ ये भी तालु से ही बोला जाता है। आगे बात समझ में। अब तालु के आगे की तरफ चलें तो क्या पड़ता है, आपकी मूर्धा पड़ती है, यानी षटकोण वाला सा जो है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। और अगर हम सपेरा वाला सा की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है मूर्धा के आगे आपके क्या पड़ते हैं, दांत पड़ते हैं, दंत पड़ते हैं। लेकिन ये जो सपेरा वाला सा होता है, तो देखो दांत, दांत कहाँ फिट हैं, तो आपके मसूड़ों में फिट हैं। तो यहां पर सपेरा वाला सा जो होता है ये बोला जाता है दंत मूल से, दंत मूल से बोला जाता है, या इसी के लिए आप मसूढ़ा शब्द भी प्रयोग करते हैं, या इसी के लिए आप वर्ष्य शब्द का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहां तक यानी चारों का आपका उच्चारण स्थान क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या, जहां पर छोड़ा है वहीं से स्टार्टिंग करो। यहां पर ये रा और ला का बन जाता है जोड़ा, मतलब इनका भी उच्चारण स्थान जो है वो दंतमूल पर होता है, या फिर मसूढ़ों पर होता है, या इसी को आप वर्ष से कह देते हो। ठीक है, और बाकी जो बचा, तो बचा हुआ स्थान क्या है, जिनका हमने अभी तक प्रयोग नहीं किया, एक तो आपके दांत और एक आपके ओठ, दोनों को जोड़ दो और वा का उच्चारण स्थान क्या बन जाता है, तो ये दंतोष्ठ बन जाता है। भैया अगर आप इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे तो 100% दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि कभी आपका क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए, ये चीज आपको याद रखना है। अब ये तो इनका उच्चारण स्थान आप कर लोगे, यही देखो ये टेबल मैंने यहां पर बनाई है जो आपके सामने है, आप इनको याद कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछ लेगा कि ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कैसे होते हैं, अघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं। याद रखेगा कैसे होते हैं ये, तो ये आपके अघोष और महाप्राण होते हैं। देखो एक याद करने का तरीका भी बता रहा हूं, अघोष और सघोष दो शब्द हैं। सघोष में सारा है, अरे यहां तो तीन तीन सा हैं, सा को सा के साथ मैच मत करना, तो यानी ये कैसा हो गया, अघोष। और दूसरा क्या बताना है, अल्प प्राण और महाप्राण, तो अल्प प्राण में स्टार्टिंग आ से हो रही है, तो आ को आ के साथ मैच मत करो, क्या हो गया, अघोष और महाप्राण। इसके अलावा अगर इसका पूछ ले अंतःस्थ व्यंजन कैसे होते हैं, तो बिल्कुल पलट दो, मतलब यहां पर आपके अंतःस्थ व्यंजन कैसे हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे, और सघोष के अलावा कैसे हो जाएंगे, तो अल्प प्राण हो जाएंगे, मतलब उसका अपोजिट है जस्ट। ठीक है, याद कर लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर यहां पर स्पेशली एग्जाम में अगर आपसे हा पूछा जाए, स्पेशली हा पूछा जाए, तो हा को आपको याद रखना है कि हा जो होता है ना, ये अपने आप में अगर केवल स्पेशल पूछे हा किस प्रकार का वर्ण है, तो यहां पर ये याद रखना ये सघोष और महाप्राण होता है। लेकिन ये आंसर कब लगाना है, जब आपसे अकेले हा पूछा जाए। इसके अलावा हा जो है इसको काकल्य वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कह देते हैं, इसको काकल्य वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि कहां से बोला जाता है, कंठ के नीचे से बोला जाता है, स्वर यंत्र से बोला जाता है, तो इसे काकल्य वर्ण भी कहते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको गौर करना है कि देखो अगर हम बात करते हैं कि आपके रा के बारे में, ठीक है, तो रा को आपको याद रखना है, रा जो है इसको लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। लुंठित वर्ण का मतलब क्या होता है, ऐसा वर्ण जिसे बोलते समय पहले जीवा ऊपर तक उठे और फिर लुढ़क कर नीचे की तरफ आए, तो उसे लुंठित वर्ण कहते हैं। और लुंठित वर्ण कौन सा होता है, र होता है। ला के बारे में आपको याद रखना है, ये पार्श्विक वर्ण होता है। कैसा होता है, ये पार्श्विक वर्ण।
पार्श्विक वर्ण का मतलब क्या होता है? तो ऐसा वर्ण जिसको बोलते समय वायु जीभ के बराबर से होकर बाहर निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण। और अगर या और वा की बात करें तो या और वा ये दोनों के दोनों अर्ध स्वर होते हैं। क्या होते हैं? ये दोनों अर्ध स्वर होते हैं। या और वा, इसके बारे में आपको याद रखना है, ये दोनों अर्ध स्वर होते हैं। मतलब कभी तो ये स्वर की तरह, कभी ये व्यंजन की तरह कार्य करते हैं। तो ये भी एग्जाम में आता है। लुंठित वर्ण कौन सा है, पार्श्विक वर्ण कौन सा है, अर्ध स्वर कौन सा है, काकल्य वर्ण कौन सा है, तो आप आंसर दे देंगे। व्यंजन के अगले प्रकार की बात करते हैं तो संयुक्त व्यंजन आते हैं। संयुक्त व्यंजन में चार को रखा जाता है, क्षत्रिय वाले छा को रखा जाता है, त्रा को रखा जाता है, श्रा को रखा जाता है, ज्ञा को। इन पर केवल मात्र एक क्वेश्चन आता है कि इनका निर्माण किस किस वर्ण के मिलने से हुआ है। तो देखो क्षत्रिय वाला छा ये मिलकर बनता है हलंत वाला का। हलंत का मतलब क्या होता है? का के नीचे हलंत लगाए तो इसका मतलब इसमें अभी स्वर शामिल नहीं है। और षटकोण वाला यहाँ पूरा सा है। तो देखो इसे लिखने का एक तरीका एग्जाम में ये भी हो सकता है कि का हलंत वाला, षटकोण वाला, शाह हलंत वाला और आ, जब ये तीनों मिले तब क्या बना है? क्षत्रिय वाला छा। ऐसे ही इसे भी लिखने का एक तरीका ये हो सकता है कि हलंत वाला ता, हलंत वाला रा और आ, जब ये मिलते हैं तो क्या बन जाता है? त्र। श्रा की बात करते हैं तो देखो हलंत वाला शा, इसके अलावा हलंत वाला र और आपके आ जब मिलकर बने तो क्या हो गया? श्रा। और इसे भी लिखने का एक तरीका ये हो सकता है कि जा, इसके अलावा यहां हलंत वाला और आपके आ, जब ये तीनों जुड़े तो क्या बन गया? ज्ञा। इन पर केवल यही क्वेश्चन आता है कि इनका निर्माण किस किस वर्ण के मिलने से हुआ है, जिसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। आगे की तरफ चलते हैं तो एक आपके व्यंजन का प्रकार है वो है उत्क्षिप्त व्यंजन। और उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत दो को रखा जाता है, अड़ा और ढ़ा। अड़ा और ढ़ा होता क्या है? जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे की तरफ आती है तो उनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए पढ़कर देखिएगा, जैसे शब्द होता है खड़िया। खड़िया, खड़िया में ड़ा को पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं हम कि पहले आपकी जबान ऊपर मूर्धा तक उठती है फिर लुढ़क कर नीचे आती है। तो ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। और एक होता है अयोगवा। ठीक है, अयोगवा यानी ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। आ, इसके अलावा योग, इसका अलावा वाह। मतलब क्या हुआ? आ का मतलब ना, योग का मतलब जुड़ना और वहा का मतलब अर्थ। मतलब ऐसे वर्ण जिनका उल्लेख आपके वर्णमाला में नहीं है ना, लेकिन ठीक है, जिनका उल्लेख वर्णमाला में नहीं है लेकिन फिर भी उच्चारण में जो अपना अर्थ रखते हैं। एक चीज यहां पर देखिएगा कि अगर आपसे कहा जाता है आपके अनुस्वार आ जाता है और आपके विसर्ग आ जाता है। बेसिकली यहाँ पर कई बार आप ये कह सकते हो कि छोटी अंग है ना, इसके अलावा आपका ये दोनों जो होते हैं इनको किस में रखा जाता है? अयोगवा के अंतर्गत रखा जाता है, जहां पर पार्श्व बिंदु वाले वर्ण को रखा जाता है। एक तो ऊपर अनुस्वार में केवल एक बिंदु होता है और विसर्ग में पीछे की तरफ दो बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। ये है आपका व्यंजन टॉपिक। मेरे हिसाब से भाई सभी लोगों को समझ में आया होगा और इसी के साथ हमने स्वर और व्यंजन ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आपके पूछे आएंगे वो आपके नोट्स में ही होंगे। उम्मीद है सभी लोगों को जो सेशन है सभी लोगों को सीरीज पसंद आ रही होगी, है ना। तो अगली क्लास में अगली जो नया चैप्टर होगा तो अगले नए चैप्टर के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।